नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूपी एग्जाम सारथी में। आज आपदा प्रबंधन की दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने आपदा की परिभाषा, आपदा प्रबंधन के स्टेजेस और उसके टाइप्स और आपदा प्रबंधन की शुरुआत कहाँ से हुई थी और जो हमारे देश में त्रासदी आई थी उसके बारे में हमने समझा था और वैश्विक सम्मेलन के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। इसमें महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इसमें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसको। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण संगठन UNDRR, इसकी स्थापना कब होती है? 1999 में। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय है। फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। क्या है फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। यह वैश्विक स्तर पर सेंडाई फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन और आपदा नीतियों के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय हेतु नोडल वैश्विक एजेंसी है। किसके अंतर्गत काम करता है? सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत काम करता है। इसके पहले किसके अंतर्गत काम करता था? ह्यूगो फ्रेमवर्क के साथ काम करता था। अभी वर्तमान में सेंडाई फ्रेमवर्क के साथ काम करता है ये। UNDRR स्थापना 1999 में होती है। IPCC स्थापना कब होती है इसकी? 1988 में। पूरा नाम क्या है? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यह चरम मौसमी घटनाओं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और जलवायु परिवर्तन के अंतर संबंधों का गहन वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। यह खुद कोई रिसर्च नहीं करता है, दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं उनकी रिपोर्ट का आकलन करता है, विश्लेषण करता है। तो इसकी स्थापना होती है 1988 को, इसको याद रखना है आपको। अब आते हैं रेड क्रॉस। इसकी स्थापना 1863 में होती है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस आंदोलन, यह आपदाओं और युद्धों के दौरान अग्रिम मोर्चे पर खोज बचाव क्या करता है? खोज बचाव करता है, मानवीय चिकित्सा और तात्कालिक सहायता प्रदान करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसके लिए क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है ये। इसकी स्थापना होती है 1863 को, सॉरी। तो इसी वजह से ही इसको 3 बार नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। कितनी बार मिला है? 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है इसको। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। 1863 को इसकी स्थापना होती है। CDRI क्या है? ये कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सितंबर 2019 में, कब हुई थी? सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में की गई भारत की एक ऐतिहासिक वैश्विक पहल है ये वैश्विक स्तर पर काम करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भारत में नई दिल्ली में है। भारत में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को दिया था, ISA को, और आपदा के क्षेत्र में CDRI को दिया है। भारत ने ही CDRI को दिया। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। यह गठबंधन सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और निजी क्षेत्र का एक वैश्विक मंच है जो बुनियादी ढांचे के आपदा लचीलेपन को मजबूत करता है। इसमें कितने सदस्य हैं? टोटल 39 सदस्य हैं। इसमें देश और संगठन दोनों मिल के हैं। दोनों दोनों को मिला के हैं, देश और संगठन दोनों मिला के 39 सदस्य हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये सारे पॉइंट ध्यान में रखना है आप लोगों को। समझते हैं सतत विकास लक्ष्य को। सतत क्या है? जब हमें देश का विकास और आपदाओं से बचाव इस तरह करते हैं कि नुकसान कम से कम हो और पर्यावरण सुरक्षित रहे हमारा, और जो चीज़ हम बनाएं वो
आने वाले कई सालों तक टिका रहे। यह है सतत। एसडीजी के 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। आपदा प्रबंधन सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़ा हुआ है, जिन्हें यूनाइटेड नेशंस ने, किसने, यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में अपनाया। इनका उद्देश्य 2030 तक गरीबी को समाप्त करना, पर्यावरण की रक्षा करना और सभी के लिए समृद्ध एवं सतत विकास सुनिश्चित करना। इसमें टोटल कितने लक्ष्य हैं? 17। ध्यान में रखना है आपको, सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा कितने लक्ष्य हैं। 17 लक्ष्य हैं एसडीजी के अंतर्गत। तो क्या क्या है मेन मेन आपको याद रखना है? गरीबी की समाप्ति, भुखमरी कम करना, उत्तम स्वास्थ्य एवं कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और पाँचवें नंबर पर है लैंगिक समानता। यहाँ तक आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। और 11वें नंबर पर सतत शहर एवं समुदाय, इसको याद रखना है आपको। और 13वें नंबर पर है जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई। बाकी सभी पढ़ लीजिएगा सभी पॉइंट्स को, ताकि ये इम्पोर्टेंट है। 1 2 3 4 5 और 11 13। गरीबी की समाप्ति जब होगी तो भुखमरी कम होगी अपने आप ही। भुखमरी कम होगी तो उत्तम स्वास्थ्य भी मिलेगा। और ये तीनों जब मिल जाएगा हमको, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान देंगे। जब हमें शिक्षा भी मिल जाएगी तब हम लैंगिक समानता पर ध्यान देंगे, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये आपके 5 पॉइंट हो गए। 11वें नंबर पर है सतत शहर एवं समुदाय। 13वें पर है जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। छठा भी याद कर सकते हैं, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। चलते हैं अगली स्लाइड पर, समझते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को। सुनामी त्रासदी आई थी 2004 में। क्या हुआ था? इसने पूरी तरह से भारत को झकझोर कर रख दिया था। उसके उपरांत ही क्या हुआ, भारत को एक वैधानिक कानून की आवश्यकता महसूस हुई। तब क्या हुआ, संसद ने आपदा प्रबंधन हेतु एक व्यापक, सशक्त और केंद्रीकृत वैधानिक ढांचे की आवश्यकता महसूस हुई। तो इसी क्रम में संसद द्वारा पारित इस विधेयक को, डेट याद रखना है, सन याद रखना है आप लोगों को, 23 दिसंबर 2005 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और यह कानून के रूप में लागू हुआ। अधिनियम की विस्तृत सांगठनिक संरचना क्या है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? 11 अध्याय है तथा 79 धाराएं हैं। इसमें 11 अध्याय है, 79 धारा है। तो इस कानून ने देश की सुरक्षा नीति को पारंपरिक रूप से राहत उन्मुख से बदलकर बहु खतरा आधारित दीर्घकालिक शमन और तैयारी की दिशा में संरेखित किया। अधिनियम का संवैधानिक आधार क्या है? संविधान में स्थान व सूचियों का विभाजन कैसे हुआ है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की तीनों सूचियों, संघ, राज्य या समवर्ती सूची में से किसी में भी आपदा प्रबंधन शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है स्पष्ट स्पष्ट रूप से। राहत और पुनर्वास कार्य पारंपरिक रूप से राज्य सूची के तहत कृषि व सामाजिक राहत के अधिकार क्षेत्र में संचालित होते थे। पहले क्या होता था, कृषि व सामाजिक राहत के अधिकार क्षेत्र में ये आता था, राहत और पुनर्वास कार्य। और कौन सी सूची में काम करता था? राज्य सूची में। अब क्या हुआ, अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग किया गया है। संसद ने इस अधिनियम को राष्ट्रीय स्तर पर पारित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियों का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त आपदा के समय त्वरित राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करना माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक अभिन्न अंग है जीवन के अधिकार में का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको समझना चाहिए। अब आते हैं अधिनियम की धारा 2, महत्वपूर्ण कानूनी परिभाषाएं क्या है? धारा 2D में क्या है? आपदा की कानूनी परिभाषा दी गई है। विस्तार से समझते हैं। 2D में क्या है? आपदा से तात्पर्य किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानव जनित कारणों, दुर्घटना या लापरवाही से होने वाली तबाही या गंभीर घटना से है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर मानव जीवन की क्षति,
संपत्ति की हानि या पर्यावरण का गंभीर क्षरण होता है और जो प्रभावित समुदाय की आंतरिक क्षमता से बाहर होती है। सीधे सीधे आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। धारा 2D में क्या है, आपदा की कानूनी परिभाषा, इसको भी आपको समझ लेना है। अब आते हैं धारा 2N, क्या है इसमें, समन। 2N समन, इसको ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं आप। मिटिगेशन की परिभाषा दी गई है इसमें। समन से तात्पर्य आपदा के विनाशकारी प्रभावों, आपदा के प्रभावों को कम करना, तीव्रता या परिणामों को कम करने के लिए उठाए जाने वाले दीर्घकालिक संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपायों से है। इसका मतलब है आप जो आपदा आती है उसके प्रभावों को कम करना और तीव्रता को कम करना और जो उसके परिणाम है उसको भी कम करना, यह है समन। जैसे कि भूकंप रोधी इमारतों का निर्माण BIS मानकों के अनुरूप या तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनीकरण करना, इससे क्या है, सुनामी जो आती है उसका प्रभाव कम हो जाता है मैंग्रोव वनीकरण करके। अब आते हैं कुछ और धाराओं को समझते हैं। धारा 3 क्या कहता है, NDMA की स्थापना का आदेश देता है। देश के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का वैधानिक आदेश इसमें है। अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री। धारा 6 में क्या है, NDMA की शक्तियां एवं कार्य, आपदाओं के शमन के लिए राष्ट्रीय नीतियां, दिशा निर्देश और योजनाएं बनाना तथा राष्ट्रीय आपदा योजना को मंजूरी देना। NDMP राष्ट्रीय आपदा योजना को मंजूरी देना इसका कार्य है। याद रखिएगा 3(1) में NDMA की स्थापना, 6 में है NDMA की शक्ति एवं कार्य। अब आते हैं धारा 8 में, NEC का गठन, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में। ये इसका अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय गृह सचिव। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन करता है जो योजनाओं के क्रियान्वयन की नोडल एजेंसी है। धारा 10 में क्या है, NEC की शक्तियां, NEC की शक्तियां विभिन्न मंत्रालयों के आपदा प्रबंधन कार्यों में समन्वय स्थापित करना और राष्ट्रीय योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करना इसका काम है। समझते हैं धारा 14(1) को। इसमें क्या है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना होती है प्रत्येक राज्य में संबंधित मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री करता है वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री करता है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन की वैधानिक व्यवस्था इसमें है 14(1) में। और धारा 20 में है SEC का गठन, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, राज्य के मुख्य सचिव, इसके कौन सा अध्यक्ष है, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति का गठन जो जमीनी कमान संभालती है। धारा 25 क्या है, DDMA की स्थापना, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना होती है धारा 25 में। प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट DM कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन होता है। धारा 30 में है DDMA के कार्य एवं शक्तियां। तो आते हैं अधिनियम राष्ट्रीय वैधानिक निकाय एवं कोष। धारा 42 में क्या है, NIDM की वैधानिक दर्जा दिया गया है इसमें। नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को अनुसंधान, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए वैधानिक दर्जा इसको दिया गया है। या अनुसंधान करता है, क्षमता निर्माण करता है और प्रशिक्षण करता है। क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। धारा 44 में क्या है, NDRF का गठन करता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। विशेष आपदा अनुक्रिया के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के वैधानिक गठन का आदेश इसमें है, धारा 44 में है। धारा 46 में क्या है, NDRF फंड, त्वरित राहत कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के निर्माण का वित्तीय प्रावधान है इसमें।
धारा 48 में है एसडीआरएफ और डीडीआरएफ फंड। प्रत्येक राज्यों के लिए एसडीआरएफ तथा जिलों के लिए डीडीआरएफ नाम से राहत एवं आपदा प्रतिक्रिया कोष की स्थापना है इसमें। अध्याय 10 में आते हैं। अधिनियम के दंडात्मक प्रावधान इसमें दिए गए हैं। अध्याय 10 का प्रशासनिक महत्व क्या है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का अध्याय 10 धारा 51 से 60 में मुख्य रूप से अपराधों और दंडों से संबंधित है। यह अध्याय आपदा के समय प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करने वालों और राहत राशि का दुरुपयोग करने वालों और अफवाह फैलाने वालों पर कड़े कानूनी शिकंजा कसता है। किसमें है ये? अध्याय 10 के धारा 51 से 60 में है ये। सिविल सेवकों के लिए वैधानिक संरक्षण किसमें है? इस अध्याय की धाराएं अधिकारियों को संकट के समय त्वरित निर्णय लेने का साहस प्रदान करती है, बशर्ते उन्हें वे निर्णय सद्भाव के लिए हों, गुड फेथ के लिए हों। प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध सीधे अदालती कार्रवाई पर कुछ प्रतिबंध भी हैं जिससे वे बिना किसी भय के राहत कार्यों का संचालन कर सकें। समझते हैं भाग 1 को। 51A के धारा 51A में राहत कार्यों में बाधा डालना। अगर कोई राहत कार्यों में बाधा डालता है तो जैसे सरकारी अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना या कार्यों में बाधा उत्पन्न करने पर 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना है। अगर किसी सरकारी अधिकारी के आदेशों को नहीं मानता है या कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे 1 वर्ष तक का कारावास है या जुर्माना मिलेगा। 51B में क्या है? आदेश मानने से इनकार करना। कोई भी आदेश है उसको मानने से हम इनकार कर देते हैं और उसकी वजह से किसी की मृत्यु हो जाती है तो दोषी को अधिकतम 2 वर्ष तक के कारावास की सजा मिलेगी। कितने वर्ष की? 2 वर्ष तक की। धारा 52 में क्या है? मुआवजे का झूठा दावा करना। कोई ऐसा सर्टिफिकेट दिखाना या झूठा दावा प्रस्तुत करना कि सरकार से आपदा वित्तीय सहायता प्राप्त करने का प्रयास करना, तो उसकी वजह से क्या है? 2 वर्ष तक की जेल हो सकती है इसके लिए। धारा 53 में क्या है? सामग्री का दुरुपयोग गबन करना। राहत कोष खाद्यान्न या आवंटित सामग्री का निजी उपयोग या गबन करने पर दोषी को 2 वर्ष तक का कठोर कारावास मिल सकता है। भाग 2 को समझते हैं। धारा 54 में क्या है? झूठी चेतावनी देना या अफवाह फैलाना। आपदा की गंभीरता या पूर्व चेतावनी के बारे में झूठी अफवाह फैलाने पर 1 वर्ष तक की जेल की सजा या जुर्माना है इसमें। यह है धारा 54 में झूठी चेतावनी या अफवाह फैलाने पर आपदा की गंभीरता या पूर्व चेतावनी के बारे में झूठी अफवाह फैलाने पर 1 वर्ष तक की जेल की सजा है और जुर्माना है या जुर्माना मिले। धारा 55 में सरकारी विभागों द्वारा उल्लंघन। यदि अपराध किसी सरकारी विभाग द्वारा किया जाता है तो विभाग का अध्यक्ष एचओडी दोषी माना जाएगा जब तक कि वह अपने को निर्दोष साबित न कर दे। धारा 56 में क्या है? ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों की लापरवाही। ड्यूटी पर तैनात किसी भी अधिकारी द्वारा बिना लिखित अनुमति के कार्य छोड़ने या लापरवाही करने पर 1 वर्ष तक का कारावास है। अगर कोई ड्यूटी से भाग जाता है, काम नहीं करता है, तो उसको 1 वर्ष तक का कारावास मिलता है। कोई भी लापरवाही करता है ड्यूटी के टाइम पर। धारा 57 में क्या है? अधिग्रहण आदेश का उल्लंघन। आपदा राहत हेतु अधिग्रहित किए गए वाहनों या इमारतों को सौंपने से मना करने पर 1 वर्ष तक की कैद की सजा है इसमें। धारा 57 में है अधिग्रहण का आदेश का उल्लंघन। यदि कोई भी जैसे कोई वाहन अपना नहीं देता है या आग लग गई या कुछ हो गया तो इमारतों को नहीं देता है तो सौंपने से मना कर देता है तो उसे 1 वर्ष तक की कैद की सजा का प्रावधान है इसमें। समझते हैं धारा 59 को। अभियोजन के लिए पूर्व अनुमति। धारा 55 या 56 के तहत किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए केंद्र या राज्य सरकार की पूर्व प्रशासनिक मंजूरी अनिवार्य है। मतलब
धारा धारा 55 या 56 के तहत किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ कोई अगर केस चलाना है तो उसे केंद्र व राज्य सरकार की मंजूरी अनिवार्य है। यह प्रावधान प्रशासनिक अधिकारियों को आपदा के तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण समय में त्वरित और निर्भीक होकर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सी धारा है? 56 है। ये 55 या 56 के तहत किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा चलवाना है तो उसके अंतर्गत है ये। धारा 60 में क्या है? कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक कि शिकायत राष्ट्रीय, राज्य या जिला प्राधिकरण द्वारा न की गई हो। मतलब कि कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि कोई राष्ट्रीय, कोई प्राधिकरण या कोई भी प्राधिकरण राज्य या जिला स्तर का हो, उसके द्वारा कोई शिकायत ना की गई हो। अगर कोई आम व्यक्ति करता है, शिकायत करता है, केस दर्ज कराता है, तो अधिकारियों को कम से कम 30 दिनों का पूर्व लिखित नोटिस देना होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा ये। समझते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्थापना कब होती है? इसकी संरचना क्या है? यद्यपि इसकी शुरुआत 2005 में कार्यकारी आदेश से हुई थी, परंतु अधिनियम के तहत इसे 27 सितंबर 2006 को वैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके पदेन अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सदस्य कितने होते हैं अधिकतम? इसमें 9 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से एक सदस्य को पदेन उपाध्यक्ष का दर्जा प्राप्त होता है, एक को इसमें उपाध्यक्ष चुना जाएगा। इसकी प्रशासनिक शक्तियां क्या है? NDMA देश की आपदा प्रबंधन नीतियों और राष्ट्रीय योजनाओं का निर्माण करता है, योजनाएं बनाता है, और इसके अतिरिक्त यह प्रत्येक राज्य प्राधिकरण के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश तैयार करता है, दिशा निर्देश देता है और योजनाएं बनाता है। यह विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं में आपदा जोखिम शमन को एकीकृत करने की निगरानी करता है तथा संकट के समय रक्षा बलों को विशेष निर्देश जारी करने की प्रशासनिक शक्ति रखता है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, NDRF क्या है? इसकी स्थापना 19 जनवरी 2006 को धारा 44 के अंतर्गत होती है। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 44 के तहत स्थापित इस बल में वर्तमान कुल 16 बटालियनें कार्यरत हैं। यह बल देश के विभिन्न अर्धसैनिक बलों जैसे BSF, CRPF, ITBP, CISF के शारीरिक रूप से दक्ष जवानों को डेप्यूटेशन पर लेकर तैयार किया गया है। यानी कि डेप्यूटेशन का मतलब क्या है? यानी कि इसमें सीधी भर्ती नहीं होती है, इसमें BSF, CRPF से जवान इसमें डेप्यूटेशन पर लिए जाते हैं। इसमें इन्हें कुछ सालों के लिए लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है? BSF, CRPF, ITBP, CISF से। यह बल रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु CBRN जैसी विशेष औद्योगिक आपदाओं से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित है। CBRN क्या है? केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर जैसी विशेष औद्योगिक आपदाओं से निपटने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित है। ये किस में आता है? धारा 44 में आता है। स्थापना 19 जनवरी 2006 को हुई थी। 16 बटालियन कार्यरत हैं इसमें। दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई होगी तो इसको लाइक करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेंगी, तो ऐसी क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।